हेलो बच्चों, वेलकम टू कीप गोइंग क्लासेस। जैसा कि क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम है कल, तो हम देखेंगे लास्ट एक 50+ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे उनके आंसर के साथ में, ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, एक बहुत ही फास्ट जो है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो बोर्ड में अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाए, ठीक है। क्या हम आई होप कि आप सबने अच्छी तैयारी करी होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भैया सबको ऑल द बेस्ट, और उसके बाद में अपनी अपनी मेहनत करते रहिए। बस आज का दिन है, हमारे 2-3 पेपर हो चुके हैं, तो उसमें जो भी हुआ है उसको आप भूल जाइए, अच्छा बुरा, ठीक है। अब हम कंपनसेट करेंगे साइंस से। तो देखिए, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या आने वाला है। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार बोर्ड में ये पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए किसी में तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और अगर ऑक्सीडेशन उसमें से निकल जाए तो रिडक्शन हो जाता है। जैसा कि नाम से ही पता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिडक्शन, रिड्यूस। तो देखिए, ऑक्सीजन इज द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। हाँ, ये भी है कि ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो कौन बाहर भाग जाएगा? हाइड्रोजन बाहर भाग जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर एक एग्जांपल लें और देखो यहाँ पर रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो आप ऑक्सीजन से याद रखिए कि ऑक्सीजन अगर जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, निकला तो रिडक्शन, ठीक है। एग्जांपल जैसे ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया? कॉपर और प्लस H2O। बोलो भाई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक रिएक्शन होती है जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको पूछा जा सकता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो इस वाले इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, देखिए कॉपर ऑक्साइड लिखा हुआ है प्लस H2 और गिव्स आउट कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन तो निकल गया और निकल करके यहाँ भाग गया, और ये क्या बचा? कॉपर। तो इसका क्या हो गया? इसका हम कहेंगे कि रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीजन निकल गया बेचारे का, ठीक है। और उसके बाद में H2 को देखो भाई, H2 में क्या जुड़ गया? एक O आकर के जुड़ गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया? H2O। तो इसका क्या हो गया? इसका यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। याद रख लेना, इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछी जाती है। व्हाट इज करोजन? आप सभी को पता है कि करोजन क्या है? जंग लगना, ठीक है। तो एक्सप्लेन रस्टिंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड। तो रस्टिंग के लिए हमें पता है कि क्या क्या चाहिए भैया, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो करोजन इज एन डेटोरिएशन ऑफ द मेटल, मतलब कि मेटल का डेटोरिएट होना है ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। जैसे कि एक वो करते हैं हम लोग ना, एक्सपेरिमेंट की टेस्ट ट्यूब लाते हैं, उसमें कॉटन लगाते हैं, उसमें नेल्स डाल देते हैं, पानी भर देते हैं। फिर एक में क्या करते हैं, हम पानी नहीं भरते हैं, ऐसे ही नेल्स डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इससे क्या होता है? रस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए एंड वाटर चाहिए, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक। अब एक होमवर्क है, आप लोग देख लीजिएगा। क्या देखना है? फॉर्मूला ऑफ रस्ट। क्या देखना है? फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रस्ट का फॉर्मूला लिखो, ठीक भैया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रस्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, आप ये याद रखो, ऑक्सीजन और H2O, ये दोनों चीज़ जरूरी है। मॉइस्चर के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के साथ जब भी रहेगा तभी होगा हमारा क्या क्या होगा भाई? क्या नाम, ये करोजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही होगी सबके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? डिफ्रेंशिएट। 1 मिनट, कलर का पेन का कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल। तो भाई आपको जैसे नाम से ही पता है, एक्सो हम लोग घर में एग्जॉस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट किस लिए लगाते हैं? हवा को बाहर फेंकने के लिए। कहाँ फेंकने के लिए? बाहर। तो सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट होती है, हीट विल कम आउट। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट विल कम आउट, ठीक है। और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें क्या होता है, मतलब अगर हम ऐसे हीट कैसे आएगी, देखो टेस्ट ट्यूब लेते हैं कुछ यहाँ पर, दोनों कंपाउंड अगर डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद वेट करते हैं, तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ये कैसी हो जाएगी? हीट हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें से गर्मी निकल रही है। और एंडोथर्मिक अगर हम ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसे आप गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, आप ग्लास में वाटर लीजिए और उसमें ग्लूकॉन डी डालिए। क्या डालिए? ग्लूकॉन डी डालिए। तो वो पानी कैसे हो जाएगा? कूल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो जो रिएक्शन हुई वो कैसी हुई? एंडोथर्मिक हुई। कैसी हुई? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन, अगर आप वो एक क्या नाम, बाल्टी लीजिए और उसमें वाटर डालिए और उसके साथ में वॉशिंग पाउडर डालिए, निरमा, तो आप देखेंगे कि जो पानी का टेम्परेचर पहले था उससे थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो
कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस द हीट, मतलब वो हीट छोड़ता है, रिलीजेस द हीट, ठीक है। एंड एंडोथर्मिक रिलेशन रिएक्शंस एब्जॉर्ब द हीट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया, जैसे ये रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और फोटोसिंथेसिस हुआ, इनमें सब में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। अब एक क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस द इक्वेशन। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही हल्का है। देखें यहाँ पर एल, मैंने बोला था कि जैसे ही आपको इक्वेशन मिले, इसको आप भूल जाइए, अभी मत देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन मिले, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बनाता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, इस तरफ एल्यूमिनियम और इस तरफ लिख लीजिए ऑक्सीजन। यहाँ भी लिख लीजिए एल्यूमिनियम, यहाँ भी लिख लीजिए ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के यहाँ पे कितना है, तो एक है, काउंट करिए, वन एल्यूमिनियम इज हियर एंड 2 ऑक्सीजन इज हियर। तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम इज हियर एंड 3 ऑक्सीजन इज हियर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2, बट अभी इसकी गिनती डिस्टर्ब है, और ये है यहाँ पर 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको पूरे को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो भाई, ठीक है, इतनी बात समझिए। अब क्या हो गया, जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम की गिनती बिगड़ गई, ठीक है। ये एल्यूमिनियम हो गया 4, और उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 3 2 6, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया 6, लेकिन जो एल्यूमिनियम रहा वो कितना रह गया, 2। तो अब ये 6 और 6 तो वेरीफाई हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 और 2, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या कर देंगे, 4। तो अभी इधर भी कितना एल्यूमिनियम हो गया, 4। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब ये अभी क्या है, बैलेंस्ड है। वही इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखिए ज़रा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है इस वाली इक्वेशन में, सेम लिखा हुआ है कि 4 एल्यूमिनियम, हाँ क्या लिखा हुआ है, 4 एल्यूमिनियम और ये 3O2 और 3 Al2O3, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज है इसका एग्जाम में, केमिस्ट्री के देखें अगर केमिस्ट्री के नज़रिए से तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिफाइन पीएच स्केल एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। भाई पीएच स्केल आपको सबको पता है कि एक स्केल होती है जिससे हम क्या नाप सकते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर नापते हैं। क्या नापते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर नापते हैं, ठीक है। तो ये होती है पीएच स्केल, और ये मार्क्ड होती है 1 से लेकर के 14 तक मार्क्ड होती है। अगर कोई किसी का हमने पीएच नापा और वो 1 के पास आ रहा है, तो वो कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है, मतलब 1। और उसके बाद में अगर वो बेसिक है कोई आइटम, तो उसका जो पीएच आएगा वो कितना आएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब 14 की तरफ आएगा। और अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, तो उसका कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 पड़ता है बीच में। बोलो भाई, ठीक है। अब देखिए पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, और ये क्या मेजर करता है, मेजरिंग एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब एसिड पीएच स्केल, इसका इंपॉर्टेंस बोला है ना यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंस बता दिया इसने। डाइजेशन में क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है हमारा जो फूड के अंदर जो जूसेस, स्टमक के अंदर जो जूसेस भरे होते हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं एग्रीकल्चर पर, और उसके बाद है हमारा एनवायरनमेंट। तब अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल बताया हुआ है कि जब भी मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जरूर रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, एक सॉल्ट तो बनता ही बनता है, जैसे यहाँ पर जिंक क्लोराइड बना हुआ है, और उसके बाद में एक हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी, ठीक है भाई। और इसका हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कौन, एसिड, ठीक है भाई, एसिड। चलिए आगे, डिफाइन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन विद एग्जांपल। देखिए फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्ट, ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब फिक्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सॉल्ट। सॉल्ट में जितना वाटर के मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो सॉल्ट का एक पीस है, तो इसमें इसके अंदर वाटर का कितना मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टल बनने के बाद भी उसके अंदर जो ट्रैप्ड वाटर रह गया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये है कॉपर सल्फेट, लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पर 5 मोल में, हाँ, और ये H2O, मतलब कि वाटर मॉइस्चर ट्रैप्ड है, ये ट्रैप्ड है अंदर, ठीक है। जनरली अगर मोटे मोटे लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई लिक्विड फॉर्म में या फिर किसी जो है दूसरे स्टेट में अगर कोई जो है सॉल्ट है और उसको जो है सॉलिडिफाई किया गया है, सॉलिडिफाई हुआ है, सॉलिड बना है वो, तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकलेगा। और जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें बीच बीच में कहीं कहीं मॉइस्चर ऐसे जमा हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
चलिए कोई नहीं, इस पर भी डिस्कशन करते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे करके बताया था NaCl कैसे बॉन्ड बनाते हैं। फिर NaCl को अगर हम वाटर में मिला देते हैं तो Na के अलग आयंस हो जाते हैं और Cl के अलग आयंस हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो कैटायन वो होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, और एनायन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ गया हो, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया हो, वो होता है एनायन, ठीक है। मैंने बताया था कैटायन और एनायन। कैटायन जिसका नुकसान हुआ वो कैटायन और ये एनायन। बोलो भाई। तो इस तरह से ये दोनों आयंस होते हैं और ये जब भी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल के। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग कर लेगा उनको हम बोल देंगे कि यार ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है भाई। आगे आते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ये भी बहुत अच्छे से मैंने बताया है मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। डक्टा इसमें, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जो एक्सेप्शन पर बेस्ड रहेंगे कि मतलब मेटल तो शाइनी होता है लेकिन कोई मेटल बताओ जो शाइनी नहीं होता। मेटल तो सॉलिड होता है लेकिन कोई मेटल बताओ जो लिक्विड होता है, जैसे मरकरी हो गया हाइड्रोगरम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, राइट नोट ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये भी मैंने बताया था कैसे याद करना है भाई। तो ये बताया था मैंने, का, ना, का, ठीक है। और उसके बाद में मगाल, जेनफी, Mg, मगाल, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे करके मैंने बताया था पूरा याद करने के लिए, ठीक है, कना का, हाँ। तो ये रिएक्टिविटी आपको याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी का जो टॉप वाला जो एलिमेंट लिखा रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा, यहाँ देखिएगा, मोस्ट रिएक्टिव। कैसा, मोस्ट रिएक्टिव। और यहाँ वाला जो रहेगा वो सबसे लीस्ट रहेगा रिएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर कोई पूछे तो यहाँ पर लिखना है कि जब हम मेटल को अरेंज कर देते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, यानी अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्टिविटी सीरीज। ये सब रटा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल से याद होना चाहिए, बिल्कुल मगब होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस दैट्स ऑल, ठीक है भाई। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। अब हम लोग किस में घुस गए, फिजिक्स में घुस गए। हमारा केमिस्ट्री हो गया है, अब हम आ गए हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट ओम्स लॉ एंड डिफाइन द रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्किट है ऐसे करके कंप्लीट है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, V इक्वल्स टू IR होता है, बोलो भाई, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे कि I इक्वल्स टू V/R होता है, कुछ ऐसे होता है। इसको चाहे जैसे फॉर्म में लिख दें। तो ये मान लो सर्किट है हमारी ऐसे, ठीक। तो अब हम कहेंगे कि ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो इस पूरे सर्किट में चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस। मतलब कितनी वोल्ट की बैटरी है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना करंट इस सर्किट में यहाँ से यहाँ तक बह जाएगा। यही बताया था ओम्स लॉ ने, ठीक है। और ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। यानी कि अगर हम V को हटाएंगे, सॉरी इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है R, ठीक है। तो V इक्वल्स टू IR हमारा फॉर्मूला फेमस है, सबको पता होगा। फिर क्या है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर टू द करंट। ये सबको पता है भैया, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड। ये बहुत शॉर्ट क्रिस्प आंसर है जिसको लिख करके आपके नंबर तो नहीं कटने वाले, बट आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर एंड डिराइव फार्मूला। चलो भाई, पावर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो ऐसे कह सकते हैं हम कि यहाँ से यहाँ से चार्ज को यहाँ तक लाने में वो क्या है, अगली हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा, यहाँ इस जगह से लेकर के इस जगह से वो चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, वो सारे। तो अब हमें इतना याद रखना है कि जो पावर होता है दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम, और जो पावर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, VI, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। वोल्टेज और करंट है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। अब आता है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है कि जो हीट होता है, अब जूल्स लॉ की हीटिंग कहती है कि जो हीट होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। फिर उसके बाद में आता है कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस तरह से ये फॉर्मूला है और ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल मगब होना चाहिए। अब आते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर मैं ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ और किसी टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप वही बता दीजिएगा, मैं उस पर थोड़ा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। हालांकि कल एग्जाम है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़िए, ठीक है, जिससे कि नंबर ज़्यादा बटोर पाएँ हम लोग, ठीक है। चलिए लाइट, अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, अगर मान लीजिए कोई साइनी सरफेस है, लाइट पड़ी और यहीं से वापस चली गई तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो गया। एक यहाँ पे नॉर्मल होता है, एंगल R, एंगल I, एंगल R, एंगल I बराबर होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी होगी। उसके बाद में
रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास कर रही है, ये तो नॉर्मल बना दिया, हाँ अगर ये लाइट पास कर रही है तो ये इंस्टेड ऑफ ट्रेसिंग इट्स ओन पाथ, ये हो सकता है कि इस तरफ चली जाए या इस तरफ चली जाए, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम डेंसर है कि कैसा है वो, ठीक है। अब आते हैं राइट द मिरर फार्मूला एंड द मैग्निफिकेशन फार्मूला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो मिरर फार्मूला है ये है और जो मैग्निफिकेशन फार्मूला है वो ये है। अभी मिरर फार्मूला में देखना आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इसको, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फार्मूला बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमें f पता होना चाहिए, फोकल होता है। अब आप लोग बताओ मुझे v और u क्या होता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, डिफाइन मायोपिया। मायोपिया एक आई की बीमारी है, ठीक है, आई की डिजीज़ है। एंड हाइपरमेट्रोपिया विद करेक्शन। तो मायोपिया जो है करेक्टेड बाय द कनकेव लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको जैसे मैंने याद रखा था, मायोपिया क्या है, छोटा टर्म है, तो छोटे के लिए हम बड़ा टर्म, उल्टा है यहाँ पर देखो, मायोपिया और कनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया तो यहाँ पर कॉन्वेक्स। बोलो भाई, ठीक है। अब आगे आते हैं, डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन अभी मैंने बताया, तो वही है भैया, बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ये हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, अब हम थोड़ा सा बायो में घुस गए कि लाइफ प्रोसेस ये वो फूड चेन ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, एक्सप्लेन दी एरोबिक रेस्पिरेशन विद इक्वेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को जब दिखाना है तो हमारी ये रिएक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए, जब तक याद नहीं करोगे तब तक कैसे होगा भाई। तो यहाँ पे ग्लूकोज है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसने तोड़ा इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, H2O निकला, एनर्जी निकली। अब हम लोग देखो, ये ग्लूकोज है जो हम खाना वाना पीना खाते हैं वो, उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, ये दोनों मैच हुए, उसके बाद यहाँ से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आगे आते हैं, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। अब जैसे रेस्पिरेशन क्या हो गया कि जो सांस लेना हुआ अंदर बाहर। अब उसके बाद में ट्रांसपिरेशन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और पेड़ पर पत्ते हैं लगे हुए हैं, बहुत अच्छा पेड़ तो नहीं है, बहुत गंदा पेड़ है, बट आप मान लो कि लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज कहते हैं ना टीचर इज़ ऑलवेज राइट, तो बस वैसे ही। तो भाई यहाँ पर क्या है, ट्रांसपिरेशन समझाना है हमें। तो ये जो पत्तियाँ हैं ना, इसमें से क्या होगा, धीरे धीरे जब धूप खुलेगी तो यहाँ से वेपर बन के ये पूरा इसका मॉइस्चर वाटर उड़ने लगेगा, तो क्या हो जाता है, लॉस ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स, मतलब पत्तियों से जो वाटर वेपर का लॉस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इसके लिए हमें एक वो भी बताया गया होगा एक्टिविटी की, एक गमला ले लो, उसमें एक पेड़ है छोटा सा, उसके बाद उसमें पन्नी यहाँ बांध दो, उसके बाद उसको धूप में छोड़ दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर वाटर के टाइनी पार्टिकल्स आकर के जम जाते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या हो, ये एग्जांपल है, एक एक्टिविटी है, क्या चेक करने के लिए, ट्रांसपिरेशन चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, डिफाइन द नेफ्रॉन एंड इट फंक्शन। अब देखो, एक होता है न्यूरॉन होता है कहाँ पे, ब्रेन में, कहाँ होता है, ब्रेन में। एक होता है नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में, क्या होता है, किडनी में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जैसे फंक्शनल यूनिट ब्रेन का क्या है, न्यूरॉन है, वैसे ही फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, नेफ्रॉन है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे, ये भी हम बायो से ही मानेंगे, ठीक है, बायो का ही क्वेश्चन है। तो स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन, इन्होंने क्या किया, ट्रेड सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अब उसके बाद आया, डिफाइन द जीनोटाइप एंड फेनोटाइप विद एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप फेनोटाइप, ठीक है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक। जैसे जीनोटाइप इन्होंने दिया है टी है, एंड देन फॉर दैट यहाँ पे ये फिनोटाइप दिया है, टॉल और ड्वार्फ। फिर क्या है, डिफाइन दी होमोलोजस एंड दी एनालॉगस ऑर्गन्स। तो होमोलोजस ऑर्गन्स क्या है, हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोजस, और एनालॉग्स हैव दी एनालॉजस हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द सेम फंक्शन। अब आप ऐसे याद रख सकते हो इसका डिजिटल और एनालॉग से। तो जो एनालॉगस होता है उसको आप एनालॉग, एनवायरनमेंट एंड द रिसोर्सेज। अब देखते हैं हम एनवायरनमेंट एंड द रिसोर्सेज से। तो भैया ये भी बायो का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि साइंस 10th के साइंस में एक EVS इन्होंने ऐड कर दिया है जिसमें एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ सके, ताकि हाँ सारे बच्चे जागरूक हो सकें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो देखिए क्या है, डिफाइन फूड चेन एंड गिव एग्जांपल। बहुत बढ़िया एग्जाम क्वेश्चन है भैया। फूड चेन क्या है, जो एक जो एनिमल रहता है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, इसी चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। मतलब एवरी लार्जर एनिमल इज डिपेंडेंट ऑन इट्स स्मॉलर एनिमल, ठीक है, फॉर फूड और इन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे एग्जांपल यहाँ दे दिया है, ग्रास, डियर और टाइगर, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा, डियर को कौन खाएगा, टाइगर कौन खाएगा, हम और आप ठीक है, जस्ट अ जोक। फिर क्या है, व्हाट इज़ द
10% लॉ, 10% लॉ क्या है, मतलब ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इजी है। तो डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि भाई जो हम लोगों ने क्या किया कि आप बहुत डेवलप करने लगे, बट क्या है उसकी जगह हम लोग बहुत पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मीटिंग बनाई वर्ल्ड लेवल पे, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना है हमें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ करके जाएंगे। तो क्या हम ये छोड़ करके जाएंगे यहाँ पर पॉल्यूशन, गंदगी, ये सब। तो उन्होंने बोला नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल धीरे धीरे अचीव करते रहो, ठीक है। तो भैया इसलिए डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन को बिना नुकसान पहुंचाए जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ कर लें, उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन रिवीजन पे। तो बैलेंस ऑल दी केमिकल जो है प्रॉपरली बैलेंस करने को आएगा। उसके बाद में एक्टिविटी सीरीज, अभी मैंने आपको बताया, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए। फिर क्या है, प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे V=IR, इन सब फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अगर वो पैरेलल में जुड़ा है तो उसके सारे ऐड हो जाते हैं, अगर वो सीरीज़ में जुड़ा है तो उसके 1 में हो जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। रिवाइज ऑल रे डायग्राम ऑफ द मिरर लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पिटना ही पिटना है। हार्ट एंड नेफ्रॉन डायफ्राम आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी 5 मार्क, देख लेना भाई। हार्ट और नेफ्रॉन का जो है ये 5 मार्क नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, मेंडल्स क्रॉस फ्रीक्वेंटली एडेड, मेंडल्स क्रॉस, जो मेंडल थे उन्होंने जो क्रॉस किया था, जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक्स थे ना ये, तो इन्होंने जो भी क्रॉस वगैरह किया था वो सारा चीज़ पता होना चाहिए। फिर उसके बाद रिवाइज फार्मूला V=R, हाँ इन्हीं पे आएगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा इन्हीं पे आएगा, न्यूमेरिकल वाले ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में रिवाइज मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है। फिर क्या है, एनवायरमेंटल इशूज़ आर इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर राइटिंग में आएगा ये, ठीक है, लॉन्ग आंसर राइटिंग में। फिर क्या है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर बोर्ड न्यूमेरिकल, तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए ठीक है, अभी ज़्यादा बर्डन नहीं बढ़ाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है और अभी बर्डन बढ़ाने पर कुछ होने वाला नहीं है। बट हाँ, इतने क्वेश्चन जितने हमने देख लिए हैं इसमें से अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाहर के जो क्वेश्चन है, मतलब कि वो जो NCERT बेसिस के क्वेश्चन हैं वो हमने देख लिया, और जो PIQ है मेनली हमने फोकस किया था किस पर, PYQ पर। तो जाहिर सी बात है अगर PYQ ऐसे आ रहे हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, ठीक है। शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज फ्रेंडशिप में अगर शेयर करना अच्छी बात है, ठीक, शेयर फॉर, और उसके बाद में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।